गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन एंड ओजोन डिप्लीशन। यह चैप्टर 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेट 3 मार्क्स में है। इस पर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है और लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉल्यूशन, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन का कहीं ना कहीं रिलेशन है पॉल्यूशन के साथ में। और बेसिकली व्हाट इज पॉल्यूशन? अगर कोई भी नेचुरल कंपोजिशन जो नेचुरल रिसोर्स का है ये चेंज हो जाता है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये पॉल्यूशन है। I am explaining you in English also. By any mean, if the natural composition of natural resources changes by the activity of human, we can call it pollution. और pollution को जनरली इसके टाइप के हिसाब से 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। तो 4 टाइप्स हैं आपके: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। बेसिकली एयर पॉल्यूशन कब होता है? जब ह्यूमन एक्टिविटीज से एयर का नेचुरल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो हम उसे एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कार, इन सभी से जो भी फ्यूम्स और गैसेस निकलती हैं ये एयर का नेचुरल कंपोजिशन को चेंज कर देती हैं। दैट इज कॉल्ड लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन: वाटर एक नेचुरल सॉल्वेंट है जो कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है, और इसमें कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी नहीं होना चाहिए। ऐसे वाटर को हम कहते हैं पैलेटेबल वाटर। लेकिन अगर वाटर में कुछ भी वेस्ट मिल जाए, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या हाउस होल्ड वेस्ट हो या टॉयलेट्स और फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट वाटर, तो क्या होगा? वाटर का नेचुरल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा एंड फाइनली इट विल लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल जो है वो अल्कलाइन होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार की दूसरी जो है जो केमिकल्स हैं, अनवांटेड केमिकल्स हैं, वो मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर सॉइल ह्यूमस से रिच हो, सॉइल पार्टिकल्स भी बिल्कुल प्रॉपर साइज में हो और इसका नेचर भी अल्कलाइन हो, तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल है। लेकिन अगर वेस्ट मटेरियल्स को कंटिन्यूसली वहाँ पर डंप किया जाए, प्लास्टिक, पॉलीथीन, जितने भी वेस्ट हैं, हाउस होल्ड वेस्ट हैं चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ओके, तो फाइनली क्या होगा? सॉइल्स का नेचुरल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। इट विल लीड्स टू सॉइल पॉल्यूशन। लास्ट है नॉइस पॉल्यूशन। अथॉरिटी की एक परमिसिबल लिमिट है कि 60 डेसिबल से ऊपर अगर साउंड है जो कि ह्यूमन की नेचुरल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है एंड फाइनली उसकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, उसके आईक्यू लेवल पर फर्क पड़ता है, इवन जो ह्यूमन की सुनने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचा सकता है, हम उस साउंड नॉइस को हम नॉइस पॉल्यूशन कह सकते हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, जेट इंजन से निकलने वाला जो साउंड है, जो नॉइस है, दैट लीड्स टू नॉइस पॉल्यूशन। तो चलिए, आप जान ही चुके हैं कि पॉल्यूशन क्या है, तो हम कुछ और पॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। एयर पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। आप जानते ही हैं कि जो नेचर है, इस नेचुरल जो एयर है इसका कंपोजिशन क्या है। आप हमेशा ही पढ़ते हैं कि इसमें 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कुछ न्यूट्रल गैसेज मिक्स हैं। ओके, लेकिन अगर इस नेचुरल जो कंपोजिशन है इसके अंदर बाहर से रिलीज हो करके कुछ भी, चाहे स्मोक हो, चाहे डस्ट पार्टिकल हो, चाहे पॉलन हो, कुछ भी मिक्स हो जाए, तो फाइनली एयर का नेचुरल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा एंड दैट विल लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। आप जानते ही हैं कि एयर भी कलरलेस होनी चाहिए, ऑर्डरलेस होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल एंड पॉलन, और ऐसी एयर जो ब्रीथिंग के लिए होती है सही होती है। बट क्या ये चेंजेस होते रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ह्यूमन एक्टिविटी से और नेचर में होने वाली कुछ एक्टिविटीज से एयर के कंपोजिशन में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। आप जानते ही ह्यूमन एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और इसमें पॉल्यूशन में है जब हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, चाहे पेट्रोल, डीजल हो, जिसे हम अपने कार और इंडस्ट्रीज और जनरेटर में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और कुछ अनबन हाइड्रोकार्बन्स भी निकलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स ही हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इन्हीं से ही रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। और साथ में कुछ ब्लैक स्मोक निकलता है जो भी हमारी जो एयर है इसके कंपोजिशन को चेंज कर देता है और उसके जो
ऑर्डर है उसको चेंज कर देता है, इसी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट है उन्हें जान लेते हैं। फर्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से रिलीज होता है। मीथेन गैस बेसिकली ये डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से रिलीज होता है। जैसे हाउस होल्ड वेस्ट जो भी रिलीज होते हैं, इनके डिकम्पोजिशन से भी मीथेन गैस रिलीज होती है। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक वेस्ट, काउ डंग है, एनिमल डंग है, इनके डिकम्पोजिशन से भी मीथेन निकलती है और साथ में कुछ गैसेज निकलती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जा करके एयर पॉल्यूशन करती हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। इनको यूज किया जाता है कुछ फर्टिलाइजर्स और कुछ केमिकल्स बनाने में। जब भी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, इससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर और कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज होता था। बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर होता है उसके अंदर एक गैस भरी जाती है और इसी रेफ्रिजरेशन गैस है। बेसिकली इसी की वजह से फ्रिज के अंदर जो है ठंडा रहती है। आज से 20-25 साल पहले तक सभी फ्रिज और AC इनके कंप्रेसर्स में CFC यूज होती थी, बट आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है सेफ गैस और ग्रीन गैस के से। ओके, तो CFC क्या है? ये मेजर पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से ओजोन को डिप्लीशन होता है। चलिए हम जान लेते हैं ये ओजोन लेयर क्या है और ये कैसे बनती है और इसका मेजर एक्शन क्या है। बेसिकली ओजोन गैस है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है और ये अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और ये हमें अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली ओजोन क्या है? ये O3, ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला डेट इज O3, और ये ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी है। जहां ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल है, उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन होते हैं और फाइनली मॉलिक्यूल O2 बनता है जिसे हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। जबकि ओजोन का जो मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम यूज होते हैं। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, O3 होता है इसका फॉर्मूला, इसे हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इसका मेजर रोल क्या है? ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है अर्थ की तरफ और चारों तरफ, और फाइनली ये यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, आने नहीं देती है अर्थ सरफेस तक। और इस तरीके से ये अर्थ सरफेस में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग और एनिमल्स को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती हैं। यूवी रेस अगर डायरेक्टली किसी के कांटेक्ट में आती हैं तो फाइनली इट विल लीड्स टू स्किन कैंसर, और इसके अलावा आंखों में कॉर्निया के ऊपर इन्फ्लामेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, यानी कॉर्निया में अल्सरेशन भी हो सकती है। तो यूवी रेज आंखों के लिए, स्किन के लिए और प्लांट्स और ह्यूमन के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक है। ओके, और जो ओजोन है इसकी जो थिकनेस होती है, हम इसको एक खास यूनिट में मेजर करते हैं और वो यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DU कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कंसेप्ट, और ओजोन के बारे में 3 मार्क्स में या शॉर्ट नोट के बारे में या आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जाने बेसिकली ओजोन बनती कैसी, हाउ ओजोन फॉर्म्स इन एटमॉस्फेयर। बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और सबसे पहले जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब यूवी रेस के कांटेक्ट में आता है तो ये एलिमेंटल ऑक्सीजन, ये जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक हो जाता है। और नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है यूवी रेस की प्रेजेंस में, और फाइनली ये जो मॉलिक्यूल बनता है O3, जिसे हम ओजोन कहते हैं। तो ओजोन कैसे बनती है? बेसिकली इसको बनाने में भी यूवी रेस का ही हाथ है साथ में, बट ये बनती किससे है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ही बनती है। ओके, तो आप जान सकते हैं ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। बेसिकली CFC एंड ओजोन का क्या रिलेशन है, हम जान लेते हैं कि कैसे नुकसान पहुंचाती है और ओजोन डिप्लीशन में इसका क्या रोल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये गैस ऑक्सीजन ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करती है स्ट्रेटोस्फियर में, और फाइनली इससे क्लोराइड आयंस रिलीज होते हैं। ये क्लोराइड आयंस बेसिकली एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और ये फर्दर ओजोन गैस को डिग्रेड करते हैं, ब्रेक करते हैं, और फाइनली इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं। क्योंकि CFC है, इसका जो इफेक्ट होता है ये परमानेंट होता है ऑक्सीजन ओजोन डिप्लीशन में, और ये जो क्लोराइड आयंस हैं, जो एटम हैं, जो एयर में रिलीज हो जाते हैं, ये कंज्यूम नहीं होते। इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली ये ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता रहता है, क्योंकि
क्लोराइड आयंस हैं, ये क्लोरीन आयंस हैं, ये गैस के रूप में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके से होगा क्या कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर है, वहाँ पर मॉलिक्यूल टूटते रहेंगे और फाइनली उसके अंदर थिकनेस है वो कम होती जाएगी। इसी तरीके से जो एंटार्क्टिका रीजन है वहाँ पर ये जो ओजोन लेयर की जो मोटाई है जिसे हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं वो कम होती चली गई, जिसकी वजह से ओजोन में एक होल क्रिएट हो गया है जिसे हम कहते हैं ओजोन होल। और मैंने आपको फर्स्ट पेज में जब स्लाइड्स को करे, थर्ड स्लाइड में मैंने आपको ओजोन होल शो किया था, मैं अभी दोबारा आपको शो करूंगा, आप उसे नोट कर सकते हैं। तो ओजोन बेसिकली किससे ब्रेक होता है? CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज होने वाला क्लोराइड आयन फर्दर ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता रहता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल हो जाता है जिसे हम ओजोन होल कहते हैं। बेसिकली इसको रोकने के लिए ऑलरेडी 1987 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जिसे जाना जाता है। ये मॉन्ट्रियल बेसिकली एक सिटी है कनाडा शहर के अंदर जहां पर इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसमें वर्ल्ड की सभी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उन सभी ने एक ट्रीटी साइन की थी कि वे सभी CFC के एमिशन पे और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के एमिशन पर कंट्रोल करेंगे, रोक लगाएंगे और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल या गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देंगे, उसके प्रोडक्शन को बिल्कुल स्टॉप करेंगे आने वाले समय में, जिससे कि ओजोन को नुकसान ना पहुंचे। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल गैस एयर में ना रिलीज हो जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बेसिकली ओजोन का डिप्लीशन से ह्यूमन सर्वाइवल को खतरा है। ठीक है, और साथ में इससे आप जानते ही हैं कि अगर ओजोन लेयर पतली हो जाएगी तो इट विल लीड्स टू स्किन कैंसर एंड सम आइज डिजीज ऑल्सो। मैं आपको अगेन शो कर देता हूं। बेसिकली दिस इज द डायग्राम। जो ओजोन है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है और फाइनली ये आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका रीजन के अंदर जहां पर CFC ने ओजोन को नुकसान पहुंचाया वहां पर ये जो होल है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। दैट विल लीड्स टू ए डिजास्टर। सो वी हैव टू control the release of CFC substance or molecule that will break the ozone. We have to protect the ozone. तो आप समझ ही गए हैं इस टॉपिक को और कंसेप्ट को। आई होप यू लाइक इट। So please like and share and subscribe. I'm D Bhavani Singh, PGT Biology. Till then, bye bye. Take care.